हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चुन केवीएस। डिस्कस करेंगे आज अप्रोचेस ऑफ टीचिंग के बारे में कि इंग्लिश को पढ़ाने के लिए आपकी कौन सी अप्रोच होनी चाहिए और कौन सी अप्रोच हमारी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए भी। वो तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बाकी ये वीडियो जो होगी कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड होगी, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड जितनी भी अप्रोच है हम उसको एक वीडियो में एक अप्रोच क्लियर करेंगे, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होगा वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी और आपको मज़ा आएगा और मेन थिंग आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए वीडियो में एक अप्रोच डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट में अगली करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इससे क्या होगा, हर एक अप्रोच का बेस समझ में आएगा, हर एक अप्रोच का जो एक मेन आइडिया कहते हैं ना, वो आपको समझ में आ जाएगा। और वो समझ में अगर आ गया तो डीप डाउन कितना भी हार्ड क्वेश्चन आ जाए आपके समझ में तुरंत आ जाएगा, वो सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। बाकी इसकी पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होकर पा सकते हैं। ज्वाइन कैसे होना है, सिंपल, डिस्क्रिप्शन में देखिए लिंक होगा टेलीग्राम ग्रुप का, वहां से डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं आप। बाकी आपका एक पार्ट रह रहा था उसका ग्रामेटिकल पोर्शन का, एंटोनियम सिनोनियम, वो भी पीडीएफ के द्वारा दे दिया गया है। मैंने पीडीएफ जो है दे दिया टेलीग्राम ग्रुप पे, आप जाके वहां से उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब अप्रोच तो हम पढ़ेंगे, अप्रोच को समझेंगे, इंग्लिश की कुछ इंपॉर्टेंट अप्रोचेस जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बट इसमें है क्या ये अप्रोच, ये समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए कि व्हाट इज अप्रोच, अप्रोच है क्या एग्जैक्टली। ठीक है, तो अप्रोच सिंपल का, इसका सिंपल मतलब समझें, बहुत सिंपल बेसिक में समझे, द वे यू टीच, द वे यू टीच और हाउ यू टीच। यानी एग्जाम्पल समझे, आप इसको अपने लाइफ के कुछ एग्जाम्पल से रिलेट करें। मान लीजिए आपको किसी से बात करनी है, तो आप बात करने जब जाएंगे, जा रहे होंगे, तो उस वक्त जो आपका अप्रोच होगा, अप्रोच मतलब कि आप किस तरीके से बात कर रहे हैं उससे, यानी कि आप उससे गुस्से से बात कर रहे हैं, रूखेपन से बात कर रहे हैं, खुश होकर बात कर रहे हैं, नाराज होकर बात कर रहे हैं। तो आपका बेसिकली अप्रोच क्या है, टू टॉक टू समबडी। हाउ यू टॉक टू समवन, दैट इज कॉल्ड योर अप्रोच, एंड हाउ यू टीच टू समबडी, दैट इज कॉल्ड अप्रोच। समझ में आया? द वे यू टॉक टू समबडी वो आपकी अप्रोच है, द वे यू टीच टू स्टूडेंट्स दैट इज कॉल्ड योर अप्रोच। ठीक है, तो अप्रोच का मतलब सेम है कि आपकी क्या अप्रोच है, आपकी क्या वे है, जिस वे पे चलते हुए आप जिस वे पे चलेंगे और टीचिंग करेंगे क्लासरूम में, उस वे से नहीं भटकेंगे। सेम एग्जांपल, आप उसी वे पे चलेंगे और मान लीजिए आपको किसी से बात करनी है, आपको पता है ये मेरे से बड़ा है, ऑफिशियल है, मेरे साथ जो है इसकी जमती नहीं है, फिर भी मेरे से बड़े हैं, ये ऑफिशियल है, मेरे बॉस हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो इसलिए मेरी अप्रोच क्या होगी, पोलाइटनेस वाली। तो मैं उसी वे पे चलते हुए उनसे बात करूंगा और उस वे से नहीं भटकूंगा, तो मेरी अप्रोच क्या होगी, पोलाइटनेस वाली। ठीक है, तो यही सेम होता है हमारा टीचिंग में कि एक अप्रोच होती है, एक वे होता है जिसपे टीचर चलते हुए टीच करता है अपने स्टूडेंट्स को और उस वे से नहीं भटकता वो। ठीक है, तो यही हमारी होती है अप्रोच, और अप्रोच हमें इधर उधर भटकने से रोकती है। तो द वे यू टीच दैट इज कॉल्ड अप्रोच। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अप्रोच है क्या। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मैंने कहा था कि हर एक वीडियो में हम एक अप्रोच डिस्कस करेंगे, बट अच्छे से करेंगे, समझ के करेंगे। तो यहां पर हम समझने वाले हैं आज कौन सी, स्ट्रक्चरल अप्रोच। नाम से चल रहा है पता, स्ट्रक्चरल अप्रोच। इसकी छोटी सी एक हिस्ट्री क्या है, क्या कहता है स्ट्रक्चरल अप्रोच, कि ये जो हमारा रॉबर्ट और एक चार्ल्स फेरिस था, उनके द्वारा डेवलप की गई थी। बट ये कंफर्म नहीं होगी, देखो इसमें ना बहुत ज्यादा जो है इधर उधर चलता रहता है, किसने क्या बोला, किसने क्या, देखो सजेशन देना, डेवलप करना, उसके बाद उसको प्रपोज करना, उसके बाद किसका इसमें सहयोग था क्या नहीं था, ये कंफर्म कभी हो नहीं पाता। तो ठीक है, इसलिए एग्जैक्ट नाम किसका आता है इसमें, ये भी एक डिबेट का जो है इशू रहता है हमेशा। ठीक है, बट वैसे स्ट्रक्चरल अप्रोच को हमें किसका अगर नाम पूछा जाता है तो आता है हमेशा चार्ल्स फ्राइस का और दूसरा रॉबर्ट का। ठीक है, तो दो नाम आते हैं हमेशा ये। बाकी ये अप्रोच जो है इसका इंट्रो समझेंगे। ठीक है, इसका इंट्रो समझेंगे और इंट्रो समझ के आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, तब चलेंगे इसके आगे के पॉइंट्स के बारे में। क्या कहता है कि ये अप्रोच है जो ऑल्सो ऑल्सो नोन एज ओरल ओरल अप्रोच। ठीक है, न्यू अप्रोच या फिर एसओएस। अब एसओएस स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच। आई रिपीट, स्ट्रक्चरल ओरल सिचुएशनल अप्रोच। ठीक है, तो एसओएस स्टैंड्स फॉर, ठीक है, दिक्कत नहीं है। तो ये किस नाम से जाना जाता है, ऑरल ओरल अप्रोच से। न्यू अप्रोच भी कहते हैं इसको और एसओएस अप्रोच भी कहते हैं इसको। ठीक है, इसके कुछ नाम है हमारे। उसके बाद स्ट्रक्चरल अप्रोच क्या कहता है कि इट इज टू मास्टर द स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि जो हमारे स्ट्रक्चर्स होते हैं अलग अलग, उनको मास्टर करने की बात करता है। यानी कि सब्जेक्ट वर्ब और हमारा ऑब्जेक्ट, ये एक स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट वर्ब क्या हमारा
ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर को ही मास्टर कर लेना, ऐसे ही अलग अलग स्ट्रक्चर को मास्टर कर लेना ही, दैट इज कॉल्ड मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर्स। यही कहता है ये हमारा ये स्ट्रक्चरल अप्रोच, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला पॉइंट, स्ट्रक्चर्स ऑफ सेंटेंसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन अ वर्ड। यानी कि कहता है ये स्ट्रक्चरल अप्रोच कहती है कि जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंसेस का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत इंपॉर्टेंट रखता है किससे, एक वर्ड से, सिंगल वर्ड से। तो सिंगल वर्ड इसमें कोई मायने नहीं रखता, जो मायने रखता है, जिसकी इंपॉर्टेंस है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। आगे, मोस्ट ऑफ द टाइम दिस अप्रोच टेक्स यूज ऑफ सिचुएशनल अप्रोच। यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब भी हम स्ट्रक्चरल अप्रोच यूज करते हैं, बच्चों को इंग्लिश के कुछ स्ट्रक्चर सिखाते हैं, कुछ पैटर्न सिखा रहे होते हैं, तो हम उसको सिचुएशन में दे के सब बच्चों को समझाते हैं कि ये इस सिचुएशन में यूज करते हैं, ये ऐसे यूज करते हैं। तो बेसिकली जो हमारी सिचुएशनल अप्रोच होती है, इसको पढ़ेंगे हम आगे, वो भी कहीं ना कहीं इसमें यूज हो जाती है थोड़ी बहुत। इसीलिए हल्का सा जो है यूज करता है सिचुएशनल अप्रोच। इसलिए देखेंगे आप ना, इसका एक नाम और भी कहीं ना कहीं बोला जाता है, वो होता है कि स्ट्रक्चरल कम सिचुएशनल अप्रोच, इसका ये नाम भी बोला जाता है। तो ये जहां भी आपको दिख जाए आपको, क्योंकि मैं इसीलिए बोल रहा हूं, नाम इसके घूम फिरा के कहीं भी कैसे भी दे देगा, बट अगर आपको बेस क्लियर है ना, तो नाम कितना भी चेंज कर ले, शक्ल आप उसकी याद रखोगे। तो ठीक है, तो शक्ल याद रखोगे कैसे, बेस क्लियर रखो अपना, ठीक है। तो बेस क्लियर करते हैं, क्या बोलता है अगला पॉइंट, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द स्टूडेंट्स कमांड ओवर द पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर्स। कि अलग अलग जो पैटर्न होते हैं हमारे, पैटर्न की स्ट्रक्चर्स के अलग अलग पैटर्न है, उनको बिल्कुल बिल्कुल मास्टर कर ले बच्चा, उस पर कमांड अपनी रख ले। इसी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, किसका, स्ट्रक्चरल अप्रोच का। बहुत सिंपल है, इजी है, ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस अप्रोच के जो आपको रिमेंबर रखना है, आपको भूलना नहीं है। क्या कहता है, इट इज टू मॉडिफाई फ्रॉम, देखो ये जो डायरेक्ट मेथड हमारा था, जिसमें हम सीधे कौन सी यूज करते हैं लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज, तो वही टारगेट लैंग्वेज से एक कह सकते हैं मॉडिफाइड रूप बना, उसी को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल अप्रोच। ये कहा जाता है, क्वेश्चन भी आता है कि कौन से मेथड से या फिर किस मेथड को मॉडिफाई करके ये स्ट्रक्चरल अप्रोच बनाई गई थी, दैट इज डायरेक्ट मेथड, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इट एम्फेसाइज ऑन हैबिट फॉर्मेशन। हैबिट फॉर्मेशन पे जो है ये क्या करता है, बल देता है, एम्फेसाइज करता है कि हैबिट फॉर्म करनी है, हैबिट फॉर्म करनी है। कैसे करेंगे हैबिट फॉर्म, कि स्ट्रक्चर को बच्चे को, देखो स्ट्रक्चर्स को सिखाते वक्त सिचुएशन को यूज करते हुए बच्चे के अंदर उसे इनबिल्ट कर देना, इस तरह से इनबिल्ट कर देना कि बच्चे में वो हैबिट में आ जाए। जिस तरह से वो अपनी मदर टंग यूज करता है हैबिट में, कि जब उसको बोलना है आइसक्रीम, तो वो सोचता नहीं है कि मुझे आइसक्रीम हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में बोलना है। क्यों, क्योंकि उसके हैबिट में है वो चीज़। अगर उसको बोलना है पानी, तो पानी बोलेगा, क्यों, क्योंकि उसके हैबिट में है, उसको फील आता है, तो वो फील से तुरंत कर लेता है करेक्ट लैंग्वेज को और तुरंत बोल देता है वर्ड को। तो हैबिट फॉर्म में लाना है, ये एम्फेसाइज करता है कौन, स्ट्रक्चरल अप्रोच। अगला, इट एम्फेसाइज ऑन स्टूडेंट्स एक्टिविटी देन एक्टिविटी ऑफ टीचर। कि स्टूडेंट की एक्टिविटी इसमें ज्यादा जरूरी होती है देन टीचर्स एक्टिविटी, ठीक है। तो टीचर्स की एक्टिविटी होगी, देखो हम बोलते भी हैं कि भाई स्टूडेंट जो होता है लर्नर सेंटर्ड होना चाहिए और टीचर सेंटर्ड नहीं होना चाहिए। टीचर क्या होना चाहिए, एक फैसिलिटेटर। तो वो यहाँ पर क्या काम होता है कि स्टूडेंट जो है एक्टिविटीज में ज़्यादा ध्यान देना होता है, बाकी बच्चे की जो है ज़्यादा ध्यान होता है उसमें, और टीचर का कम होता है। अगला पॉइंट बोलता है वन टाइम एट वन थिंग। देखो एक ही टाइम पे एक चीज़ होती है, वन टाइम एट वन टाइम। यानी कि अगर आप एक चीज़ सिखा रहे हो तो एक चीज़ पे एक ही चीज़ सिखाएंगे। यानी मान लो आप एक स्ट्रक्चर सिखा रहे हैं, तो एक ही स्ट्रक्चर का आप एग्जाम्पल देंगे, उसका इलेबोरेशन देंगे, उसको सिचुएशन में यूज़ करके दिखाएंगे, फिर उसकी एक ड्रिल करवाएंगे बच्चे से, फिर बार बार रिपीटेशन होगी, प्रैक्टिस होगी ना, तो ये चीज़ होगी। तो ये क्या है, एक टाइम पे आप एक ही चीज़ सिखाते हैं इसमें। अगला, ग्रेडेशन होता है इसमें कब, सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स। स्ट्रक्चर जो होता है हमारे, उसका सेलेक्ट कर लेते हैं हम कि भाई ये 10-15 स्ट्रक्चर आज क्लासरूम में सिखाने हैं। उसके बाद उसको हम करते हैं ग्रेडेशन मतलब होता है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं। यानी कि पहले कौन सा सिखाएंगे बच्चा जिसमें इंटरेस्ट उसका जगेगा, उसके बाद इसके सिखाएंगे कौन सा बच्चा जो है ध्यान रखेगा, उसके बाद यानी कि बेसिकली एक ऐसा सीढ़ी बना देंगे हम ग्रेडेशन की, जिससे बच्चा रिलेट कर पाएगा अपने पुराने वाले स्ट्रक्चर को नए वाले स्ट्रक्चर से। यानी कि मान लीजिए आपने एक स्ट्रक्चर सिखाया अभी, तो अगला स्ट्रक्चर इस तरह से ग्रेड किया हुआ आपने कि पुराना वाला स्ट्रक्चर नए वाले स्ट्रक्चर को हेल्प करे लर्न करने के लिए, दैट इज कॉल्ड ग्रेडेशन, ठीक है। अगला, फर्स्ट टॉट इन स्पोकन फॉर्म। ये एक थोड़ी सी कह सकते हैं खामी भी है और थोड़ी सी इसमें चीज भी यही अच्छी कि ये स्पोकन फॉर्म में पहले सिखाया जाता है, बजाय रीडिंग, राइटिंग और किसी
लिखने के, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे रीडिंग राइटिंग के यहाँ पर चीजें नहीं होती है, यहाँ पर ज्यादा जो फोकस करते हैं स्पोकन पे, यानी कि लिसन करो और बोलो, ठीक है। तो स्पोकन पे ज्यादा फॉर्म ध्यान देता है यहाँ पर कौन, स्ट्रक्चरल अप्रोच, ठीक है। और इसी में पहले सिखाया जाता है, कौन सा फॉर्म में, स्पोकन फॉर्म में। अब देखेंगे एक इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए नोट करने की क्या है कि अकॉर्डिंग टू एफजी फ्रेंच, एफजी फ्रेंच ने स्ट्रक्चरल अप्रोच में कुछ 3 प्रिंसिपल दिए थे, ये आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। क्या पहला उन्होंने बोला था कि इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीच की, इंपॉर्टेंस बहुत होती है स्पीच की, किसमें, स्ट्रक्चरल अप्रोच में, इसको ध्यान में रखना चाहिए हमें हमेशा। और इसीलिए सेकंड कहता है कि चाइल्ड्स एक्टिविटी इज मोर इंपॉर्टेंट, तो इसलिए चाइल्ड्स की एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे स्ट्रक्चरल अप्रोच में, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, बस बच्चे का इसमें सहयोग होना चाहिए और बच्चे की भागीदारी, टीचर की भागीदारी से भी ज्यादा होनी चाहिए, बहुत सिंपल है। थर्ड कहता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लैंग्वेज हैबिट, यानी कि लैंग्वेज की जो हैबिट है वो फॉर्म करने पे ध्यान देना चाहिए और उसकी इंपॉर्टेंस होनी चाहिए, और उसी का प्रिंसिपल जो है कौन देता है, एफजी फ्रेंच। तो ये 3 प्रिंसिपल एफजी फ्रेंच देते हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आगे इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स ऑफ द अप्रोच, कि ये हमारी स्ट्रक्चरल अप्रोच की कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स हैं जो हमें ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। और आपको देखो जब भी क्वेश्चन आए ना तो आप ऐसा वर्ड देख के एकदम ब्लैंक ना हो जाए जो आपने पढ़ा ना हो, तो इसीलिए मैं सब चीज इंक्लूड करूंगा, मोस्टली जितनी जरूरी है उससे भी ज्यादा, 2 कदम एक्स्ट्रा लेके चलेंगे और मदद करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स, कि जब भी आपको सिलेक्ट करना होता है कि कौन सा स्ट्रक्चर क्लासरूम में पढ़ाना है, पहला, दूसरा, तीसरा, 10, 15, 20, तो उनमें से कौन सा सिलेक्ट करें कि जो मेरे क्लासरूम के बच्चे हैं उनको लर्न कर पाए, उनके लिए यूजफुल है क्या नहीं है। तो कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं, वो क्राइटेरिया क्या है, यूजफुलनेस, कि बच्चे के लिए उसका यूजफुल होना चाहिए, कि बच्चा अपने लिए अपने तरीके से उसे कनेक्ट कर पाए और उसको यूज कर पाए उसकी लाइफ में, ठीक है। तो उसका यूजफुलनेस होनी चाहिए, किसका, स्ट्रक्चर का। दूसरा सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, यानी कि वो इतना हार्ड कॉम्प्लेक्स ना हो कि बच्चा उसको यूज करने में डरे या फिर वो सोचे कि इससे बेटर तो मैं अपनी मदर टंग यूज कर लूं, ठीक है। तो ये सिंप्लिसिटी होनी चाहिए। थर्ड बोलता है टीचेबिलिटी, यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर ना हो जिसको पढ़ाने में आपको ही दिक्कत हो, तो बच्चे ही क्या लर्न करेंगे, है ना। तो आपको पढ़ाने में दिक्कत हो रही तो बच्चे लर्न कैसे करेंगे, तो इसलिए टीचेबिलिटी भी होनी चाहिए कि ऐसा स्ट्रक्चर जो कॉम्प्लिकेटेड ना हो और सिंपल टू अंडरस्टैंड हो, सिंपल टू टीचेबल हो, यानी कि उसको पढ़ाने में इतनी दिक्कत ना हो। बेशक आप कितना भी टीएलएम यूज कर लें, अगर वो पढ़ाने में योग्य नहीं है, पढ़ाने में अगर टीचेबिलिटी नहीं है, उसका मतलब ही नहीं बनेगा। थर्ड कहता है ग्रेडेशन, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ स्ट्रक्चर कैसे कहता है, ग्रेडेशन, यानी कि हमें क्या करना है, ग्रेड देना है, कैसे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे, पहले सिंपल फिर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो ये हमारे कहता है कि 4 चीजें हमें ध्यान में रखनी है, जिसको हम देखते हुए क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, किसको, स्ट्रक्चर्स को। अगला क्या कहता है, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, कि हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स के टाइप्स होते हैं, वो भी हमें देखते हैं जब चूज करने जाते हैं कि हम भाई ये स्ट्रक्चर सिखाएंगे क्लासरूम में, तो कौन कौन से होते हैं हमारे, वो कुछ टाइप्स होते हैं। देखो पहला होता है सेंटेंस पैटर्न, मैंने बताया था ना सेंटेंस पैटर्न क्या है, SVO, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देखो इसी सेंटेंस पैटर्न से आप कितने भी चाहे आप क्या बना सकते हो, सेंटेंस। एग्जाम्पल के लिए ही गोज मार्केट, ही गोज मार्केट मैंने बना दिया, शी गोज मार्केट, मोहित गोज मार्केट, रवीना गोज मार्केट, रवीना गोज टू स्कूल। तो मैं एक ही सेंटेंस पैटर्न से कितने सारे भी क्या बना सकता हूं, बहुत सिंपल सेंटेंस बना सकता हूं, ठीक है। तो ये पहला कहता है सेंटेंस पैटर्न, ठीक है, स्ट्रक्चर का पहला टाइप है हमारा। स्ट्रक्चर का दूसरा टाइप होता है फ्रेज पैटर्न। क्या कहता है फ्रेज पैटर्न, भाई फ्रेज पैटर्न का मतलब ही होता है कि एक ऐसा कुछ फ्रेज हो जिसके अंदर मेन आइडिया की बात की जाए, मेन आइडिया हो किसका, मेन आइडिया हो हमारे क्लॉज का। यानी कि देखेंगे हमटी डमटी सेट ऑन द वॉल, अब देखेंगे अगर मैं ये केवल इतना बोलूंगा ऑन द वॉल, तो ऑन द वॉल एक आइडिया दे रहा है कि दीवार के ऊपर, तो ऑन द वॉल यानी कि एक ऐसा फ्रेज होगा, फ्रेज पैटर्न मतलब एक ऐसा फ्रेज पैटर्न जो एक आइडिया निकाल रहा हो, एक कनेक्शन निकाल रहा हो, उसमें एक आइडिया हो और वो हम सिखाएं बच्चे को, ठीक है। वो एक सेंटेंस का पूरा फॉर्म नहीं होगा बट एक सेंटेंस का हिस्सा होगा। कौन सा हिस्सा होगा, जिस हिस्से में एक मेन आइडिया की बात की जा रही होगी। ऑन द वॉल, गोइंग टू मार्केट, ऑन द वॉल और डूइंग फॉर इट, यानी मेन आइडिया की बात होगी, सेंटेंस का जो मेन आइडिया होगा बेसिक वही है आपका। थर्ड कहता है हमारा फॉर्मूला, ये यूज ऑफ कॉमन लैंग्वेज सच एज गुड मॉर्निंग, थैंक यू, नाइस टू मीट यू, है ना, गुड आफ्टरनून, ये हमारे कुछ ऐसे
फॉर्मूला होते हैं जिसको हम ध्यान में रखेंगे और ध्यान में रख के बच्चों को सिखाएंगे सिचुएशन में कि बच्चों सुबह हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग, 12 बजे के बाद बोलेंगे गुड आफ्टरनून, है ना, फिर उसके बाद 4 बजे के बाद गुड इवनिंग, उसके बाद गुड नाइट। तो ये क्या है, एक तरीके से फॉर्मूला है जो हमें ध्यान में रखना है और कब यूज करता है सिचुएशन में बताएंगे इसको करके, ठीक है। तो ये एक हमारा एक और स्ट्रक्चर का टाइप है इडियम्स। उसके बाद कहता है कैट्स एंड डॉग्स। देखिए इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मतलब क्या इसका, कैट्स एंड डॉग्स का मतलब ये नहीं है कि सच में कुत्ते बिल्ली जो है गिर रहे हैं बारिश के साथ, नहीं, कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है बहुत हैवी रेनिंग हो रही है, ठीक है। तो इट वाज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बहुत हैवी रेनिंग है। तो इडियम जो है कहते हैं कि इडियम्स को हमेशा जो है एक साथ पढ़ाना चाहिए, कभी भी अलग अलग नहीं करके पढ़ाना चाहिए कि कैट्स पढ़ा दिया पहले फिर पढ़ा दिया एंड डॉग्स करके। तो इसीलिए कहते हैं इडियम्स को हमेशा एक साथ पढ़ाना चाहिए और इसकी मीनिंग जो है वो भी समझानी चाहिए। तो ये हमारे कुछ 4 तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके टाइप्स होते हैं स्ट्रक्चर्स के, ये हम ध्यान रखते हैं, उसके बाद सेलेक्ट करते हैं इनमें से एक और उसके बाद हम पढ़ाने शुरू कर देते हैं। अब क्या करते हैं, ग्रेडेशन भी करते हैं हम। ग्रेडेशन मतलब मान लीजिए आपने जाना है पढ़ाने, तो आपने पहले स्ट्रक्चर सेलेक्ट किया कि मुझे इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर पढ़ाऊं। मान लीजिए आपने सेंटेंस पैटर्न का डिसाइड कर लिया, चलो ठीक है। उसके बाद देखेंगे आप इसमें यूजफुलनेस है क्या, सिंपलिसिटी है, टीचेबिलिटी है, ग्रेडेशन है क्या, आपने सब कुछ कर लिया, देख लिया, चलो ठीक है। अब करेंगे आप ग्रेडेशन, यानी कि आपने जब 10-15 सेलेक्ट कर लिए ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स एंड सिलेक्शन, आफ्टर दैट यू आर गोइंग फॉर ग्रेडेशन, यानी कि 10 स्ट्रक्चर आपने सेलेक्ट कर लिए, अब आप उनका क्या करेंगे, ग्रेडेशन करेंगे। यानी कि पहला ग्रेडेशन हो जाएगा जिसमें केवल थिंग और पीपल की बात हो, यानी पर्सन और थिंग की बात हो, जो केवल सिंपल हो, आइडेंटिफाई करते हो इसको, चीज़ों को या किसी पर्सन को। सेकंड में आप रखेंगे उन स्ट्रक्चर्स को जो लोकेट करते हो स्पेस में थिंग्स को और स्पेस को, यानी कि थिंग्स और पर्सन्स को, ठीक है, किसी जगह पे, यानी कि इन द हाउस, ऑन द ट्रेन, ऐसे करके कोई जगह की बात हो। और आफ्टर दैट आप सिखाएंगे स्ट्रक्चर्स विच फिक्स देम इन टाइम, यानी कि उसके बाद टाइम में उनको फिक्स करने वाला अगर कोई स्ट्रक्चर काम कर रहा है वो एंड में आ जाएगा। यानी देखेंगे आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जा रहे हैं, हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स करेंगे हम ग्रेडेशन, ठीक है, बहुत सिंपल है। आगे बढ़ेंगे, अगला कहता है कुछ मेरिट्स समझ लेते हैं, हमारा काम यहां पर बहुत सिंपल और मजेदार हो जाएगा। आप देखेंगे मेरिट्स क्या है, दिस अप्रोच इन्वॉल्व्स प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स एंड हैबिट फॉर्मेशन। प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को इन्वॉल्व करता है, यानी कि हम इसमें कोई आर्टिफिशियल चीज यूज नहीं करते, सब हमारा प्रैक्टिकल होता है। हैबिट फॉर्मेशन की बात होती है यहाँ पर, ठीक है, हैबिट फॉर्म करना है। इट स्टिमुलेट द इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन ऑफ चिल्ड्रन थ्रू अप्रोच। देखो यहाँ पर क्या होता है कि जब हम इसमें स्ट्रक्चर सिखाते हैं बच्चे को और बच्चे स्ट्रक्चर बोल देते हैं तो बच्चे में इंटरेस्ट आ जाता है बहुत ज़्यादा और मोटिवेट हो जाता है बच्चा कि मैंने स्ट्रक्चर बोल दिया, मैंने अपना जो है कन्वे कर दिया, मीनिंग अपना कहने का मतलब जो है कन्वे कर दिया, तो बच्चे में एक मोटिवेशन उत्पन्न हो जाता है और मोटिवेशन जैसे आता है ना बच्चे में, इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है और उसी से काम करता है उसका आगे का पढ़ने का तरीका। इट ग्रेजुअली इंप्रूव्स द फ्लुएंसी इन इंग्लिश स्पीकिंग। जब आप देखेंगे एक ही 2-3 स्ट्रक्चर को आप जब लर्न कर लेते हैं और उन्हीं स्ट्रक्चर से आप जब तमाम सेंटेंस बनाने लेते हैं ना, तो सेंटेंस बनाने के बाद आपकी जो पावरफुल स्पीकिंग होती है ना वो और इंप्रूव हो जाती है। कैसे, फ्लुएंसी हो जाती है उसमें, क्योंकि आपने स्ट्रक्चर मास्टर कर लिया। आपको पता है कि अगर मैं शी बोल रहा हूं या ही बोल रहा हूं तो मुझे वर्ब के साथ एस या ईएस लगाना है, शी गोज, ही गोज, नॉट ही गो। तो यहां पर स्ट्रक्चर एक बार मास्टर कर लिया अगर आपने ना, तो बहुत चीज आप निकाल देते हैं और आपकी फ्लुएंसी भी आ जाती है। तो इसलिए कहता है कि फ्लुएंसी जो है ग्रेजुअली करता है इंप्रूव, धीरे धीरे करता है, एक बार में नहीं करेगा पर धीरे धीरे करेगा। उसके बाद कहता है अगला पॉइंट, स्टूडेंट्स लर्न द लैंग्वेज नेचुरली। यहां पर नेचुरली एक तरीके से सिखाया जाता है। देखो इतना नेचुरल नहीं होता बट क्योंकि सिचुएशन के अकॉर्डिंग यानी सिचुएशन में रह के स्ट्रक्चर को सिखाया जाता है, इसलिए कुछ हद तक ये नेचुरल होता है। यानी कि इसमें मेमोराइजेशन पे तो ध्यान हल्का फुल्का होता है, इतना नहीं होता, बट हाँ नेचुरल तरीके से इसमें जो है लैंग्वेज को सिखाया जाता है, हल्का फुल्का, पूरी तरीके से नहीं होता है बट ठीक है। लर्निंग ग्रामर इनडायरेक्टली, यहां पर ग्रामर को तो अलग से सिखाता ही नहीं है, इसमें स्ट्रक्चर को ही ग्रामर के रूप में सिखाया जाता है। यानी कि बच्चे को पता नहीं चलता कि मैं ग्रामर भी सीख रहा हूं और स्ट्रक्चर भी सीख रहा हूं और बोलना भी सीख पा रहा हूं। इसीलिए स्पोकन फॉर्म में फर्स्ट सिखाई जाती है, ना कि राइटिंग में या रीडिंग में। ओरल ड्रिल्स मेक द लर्निंग परमानेंट। ओरल ड्रिल्स कराई जाती है, इसमें ओरल ड्रिल्स होती है जिससे लर्निंग जो होती है परमानेंट हो जाती है। बार बार बच्चा वही स्ट्रक्चर्स को सिचुएशन में अलग अलग यूज करता है, उससे क्या होता है उसकी लर्निंग जो स्ट्रक्चर है वो परमानेंट हो जाते हैं और वो फ्लुएंसी में आ जाते हैं बच्चे की, तो इसलिए बच्चा फ्लुएंट भी हो जाता है। मैनी स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट एट अ टाइम, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है एक ही बार में इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आराम से इसको जो है समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कितनी बड़ी क्लास हो, हाँ ज़्यादा बड़ी ना हो बट
बहुत सारे स्टूडेंट एक बार में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका कुछ खामियां भी हैं। देखो भाई, अच्छी चीज़ होती है तो बुरी भी चीज़ होती है। इसमें कुछ बुरी चीज़ क्या है, जिसकी नेगेटिव चीज़ है कि ओवर एम्फसाइज ऑन ओरल ड्रिल्स। इसमें ओरल ड्रिल्स पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया जाता है, बहुत ज़्यादा बल देते हैं हम कि भाई ओरल ड्रिल्स कराना है, ओरल ड्रिल्स कराना है, कि सिचुएशन को यूज़ करते हुए हम स्ट्रक्चर सिखाते हैं बहुत ज़्यादा, तो ये ओवर करता है बहुत ज़्यादा। डिफिकल्टी इन इंटीग्रेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, यानी कि हमने एक स्ट्रक्चर को अगर सीख लिया है तो हम उसको एक ही तरीके से, या कहें स्ट्रक्चर को हम और तरीके से इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं अदर सब्जेक्ट्स में। यानी कि मान लीजिए अगर आपने एक स्ट्रक्चर सीखा है और उस स्ट्रक्चर को सीखने के बाद अगर आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं कहीं और तरीके से, तो आपको दिक्कत होगी, आपको डिफिकल्टी होगी। क्यों? क्योंकि आपने उसका अदर देन यूज नहीं सीखा है, आपने केवल स्ट्रक्चर सीखा है, आपको स्ट्रक्चर मालूम है बस। उसके अंदर आपको वर्ड घुमा फिरा के जंबल करके आप बना लेंगे, बट उसको अलग जगह इंटीग्रेट करने में आपको दिक्कत होगी। ठीक है। बोरिंग फॉर हायर क्लासेस, हायर क्लासेस में बच्चा बोर हो जाएगा, कहेगा ये स्ट्रक्चर सिखा रहे हैं, रटवा रहे हैं तो केवल, है ना, तो इसमें बच्चा बोर हो सकता है हायर क्लासेस में, बड़ी क्लास के लायक है नहीं है। नॉट हेल्पफुल इन ऑल फॉर्म ऑफ लिटरेचर, प्रोज पोइट्री पढ़ाने के लिए बिल्कुल हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि देखते हैं ना आप, पोस्ट पोइट्री में तो अलंकार हो गया आपका, है ना, एलिट्रेशन हो गया, सिमली हो गया, मेटाफर हो गया, ये सब चीज़ें जैसी आएंगी ना, स्ट्रक्चर सारा धरा का धरा रह जाएगा, कोई काम नहीं आएगा। नॉलेज ऑफ ग्रामर इज नॉट एम्फसाइज्ड, जो ग्रामर की नॉलेज है इसमें कोई दबाव नहीं देते हैं, स्ट्रक्चर सीख लो सब कर लिया आपने, यहाँ पर ग्रामर अलग से सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती यहाँ पर। तो यहाँ पर ग्रामर की भी जरूरत, देखो रिटन फॉर्म के लिए आपको, राइटिंग के लिए आपको फॉर्मल ग्रामर आनी चाहिए, इसीलिए कहता है कि ग्रामर बिल्कुल ना आए तो भी दिक्कत है, बहुत ज्यादा आए तो भी दिक्कत है, बट आपको फॉर्मल ग्रामर आनी चाहिए क्योंकि राइटिंग में आपको हेल्पफुल करेगी वो। ठीक है। ओनली ट्रेन टीचर्स कैन अप्लाई इट्स सक्सेसफुली, बहुत देखो बहुत जरूरी है कि ट्रेन टीचर हो तभी वो स्ट्रक्चर को सेलेक्ट करना, ग्रेडेशन करना उनका, और आगे की फर्दर जो क्वेरीज होती है उनको सॉल्व करना, ड्रिल कराना, ये तमाम चीज़ें कौन कर पाएगा? एक ट्रेंड टीचर। तो बहुत ज़रूरी है उसके लिए भी, अगर नहीं होगा, क्योंकि इंडिया में बहुत मोस्टली मिल पाते हैं, तो आपको दिक्कत होगी स्ट्रक्चर अप्रोच को अप्लाई करने में। उसके बाद लैंग्वेज इज लर्न थ्रू स्ट्रक्चर्स सो इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्स, देखो यहां पर लैंग्वेज को स्ट्रक्चर्स के द्वारा सिखाया जाता है, यानी कि स्ट्रक्चर में बांट दिया है, अब स्ट्रक्चर्स को ही पढ़ो, उसको समझो, उसको रटो और उसी से जम्बल करके वर्ड बना के सेंटेंस फॉर्म करो, इसी के द्वारा होता है खाली। बाकी इसीलिए लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में बच्चों को दिक्कत होती है। बच्चा खाली उसको जान पाता है स्पोकन फॉर्म में, ऐसे यूज करना है, मुझे ये करना है, वो करना है, बट उसका लैंग्वेज, क्योंकि देखो लैंग्वेज एक केवल ओरल एस्पेक्ट से नहीं है, मतलब लैंग्वेज का मतलब है पूरा लिंग्विस्टिक होना चाहिए उसको, तो वो लिंग्विस्टिक पूरी उसकी जो कॉम्पिटेंस होती है वो डेवलप नहीं हो पाती है, इसीलिए लैंग्वेज केवल स्ट्रक्चर पे ध्यान देता है यहाँ पर। तो यही दिक्कत है इसकी। एक और जो लास्ट पॉइंट कहता है कि लैंग्वेज इज लर्न थ्रू स्ट्रक्चर्स सो इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, तो अंडरस्टैंड करने में लैंग्वेज को दिक्कत होती है। और लास्ट पॉइंट कहता है कि डू नॉट यूज लिंग्विस्टिक हैबिट्स एज यूज इन मदर टंग, कि मदर टंग में जैसे हम लिंग्विस्टिक हैबिट्स को एक बराबर इक्वली यूज कर पाते हैं, वैसा हम यहां पर यूज नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा सारा फोकस किस पे होता है? सारा फोकस हमारा स्ट्रक्चर्स पे होता है। जेस्चर हो गया हमारा, बॉडी लैंग्वेज हो गया, इससे उतना मतलब नहीं है जितना मतलब हमारा स्ट्रक्चर से है। स्ट्रक्चर हमारा परमात्मा है यहाँ पर सब कुछ। ठीक है, तो ये हमारा कहता है स्ट्रक्चरल अप्रोच। आई होप आपको समझ में आया हो। कहीं भी दिक्कत है, क्वेरी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट हमारे अप्रोच में जल्द से जल्द, और मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आएगी। देखिए रिकॉर्डिंग करने में बहुत दिक्कत हो रही थी, रिकॉर्डिंग नहीं हो पा रही थी। बाकी वीडियो लगातार आएगी, रैपिडली आएगी, वेट करते रहिएगा, बट ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए देखते रहिए मिशन केरियर्स।